निर्धारण, तो हम जानेंगे क्या लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि जो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जीव, तो उनमें लिंग निर्धारण होता है। यानी इसमें जो क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें अलग अलग होते हैं, नर और मादा जो होते हैं तो उनमें अलग अलग होते हैं। फिर उनका जब आपस में जब संलयन होता है तब उनसे क्या होते हैं कि उनमें फिर बाद में फिर अगली संतान उत्पन्न होती है। तो इनमें फिर नर और मादा में इनमें कुछ अलग अलग होते हैं, यानी जो हम में है यानी मनुष्य में है तो इनमें हम में और नर मादा में अलग अलग होते हैं। उनके कुछ दृष्टि रूप से वो अलग होते हैं। लेकिन कुछ में जो द्विलिंगी होते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही में, जैसे अगर जो हम जोक को मान ले तो उनमें द्विलिंगी होता है केचुआ। तो इनमें क्या है, इनमें हमें कोई खास फर्क नहीं जान पड़ता है, कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं पता चलता। लेकिन हम में जो हो ह्यूमंस में तो उनमें पता चल जाता है कि कौन है नर और कौन है मादा, क्योंकि सिर्फ देखने से हम में पाई जाती है इतनी विभिन्नताएं नर और मादा में। तो इसलिए हम में क्या होता है कि जब सेक्स डिटरमाइनेशन होता है तो उनमें गुणसूत्रों के द्वारा होता है। जो गुणसूत्र होते हैं तो हमारे गुणसूत्रों में गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इन गुणसूत्रों में, लेकिन यहां पर गुणसूत्र भी आपको दो तरह के मिल जाएंगे, एक आनुवांशिक गुणसूत्र और एक कायिक गुणसूत्र। तो यहां पर जो आनुवांशिक गुणसूत्र होता है तो लिंग निर्धारण करता है, सेक्स डिटरमिनेट करता है। लेकिन जो कायिक वाला गुणसूत्र होता है तो हमारी शरीर के आकार और आकृति को निश्चित करता है। तो पुरुष में यानी मेल में अगर जो मान लें तो पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहां पर 22 जोड़ा समजात यानी ऑटोसोम्स, लेकिन 23वां जोड़ा क्या होता है, तेईसवां जोड़ा विषम जात होता है। अब यहां पर समजात और विषम जात में बच्चे कुछ अंतर नहीं समझ पा रहे होंगे कि समजात और विषम जात क्या होता है। तो समजात वो होता है जिसकी उत्पत्ति एक ही तरह से हो, यानी वो जिससे बना है। अगर जो हम मान लें कि क्या करते हैं कि अगर जो ये क्या है, ये एक व्हाइट बोर्ड है ये, पर ये किस चीज का है और यहां पर जो ये लगा है ये किस चीज की है, ये है प्लास्टिक की और ये है एल्युमिनियम। तो इनमें क्या हुआ, ये विषम जात हैं, क्योंकि ये दिखने में तो समान है पर ये इनके बनावटी रूप से यानी जो ये किस चीज से बने हैं वो अलग अलग है। तो अगर जो कोई भी चीज है तो वो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बनी हो तो वो समजात होते हैं, और जिनमें दो या दो से अधिक चीजें मिश्रित हो तो वो हो जाते हैं विषम जात यानी ऑटोसोम्स और हेटेरोसोम्स। तो यहाँ पर जो पुरुष में लिंग निर्धारण होगा, जितने भी लिंग निर्धारण में जो पुरुष का ही आखिरी गुणसूत्र यानी आखिरी जोड़े का गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है।
तो यहाँ पर आखिरी जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए होता है XY, 23वां जोड़ा XY, और 22 जोड़े सिर्फ XX होते हैं, ये XX होते हैं। और यहां पर ये तो हो गई नर में, और मादा में, मादा में 23 के 23 जोड़े, समजात होते हैं। यहां पर 23 के 23 जोड़े समजात होते हैं, यानी XX। प्लस 22 जोड़ा, और यहां पर 22 जोड़े प्लस XY, ये हो गया। तब जब इनमें लिंग का निर्धारण होगा तो इनमें जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मेंडल के नियम, तो मेंडल के नियम के ही अनुसार होता है। अब जिन बच्चों ने मेंडल का नियम नहीं पढ़ा है तो वो हमारी इससे पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दे, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हम बात करते हैं कि अब इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये तो इतना तो पता चला गया कि महिला और पुरुष में XY और XX होता है। तो अब यहां पर मान लेते हैं नर का, और ये मादा का। नर में क्या होता है, XY, 23वां जोड़ा। आपको अगर तो इसे दिखाना है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है तो आपको 23वां जोड़ा लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये XY, और यहां पर XX, और फिर ये XX। ये आपको पता था कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है अभी। अब इसमें आप देखिए कि अब क्या होगा। अगर जो ये X इससे मिला तो क्या बनाएगा, सबसे पहले 1 नंबर, यानी ये बनेगा XX, और ये इससे मिला तो ये भी बनेगा XX, ये इससे मिलेगा तो YX या XY, ये इससे बनेगा तो XY। तो अब ये बने। अब इनमें ये तो मान लो कि इतने में अगर जो XX मिलते हैं, अगर जो 22वां यानी जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा X, 23वां जोड़ा X मादा के 23वें जोड़े से, 23वें जोड़े X से मिलता है। नर का 23वां जोड़ा यानी X, 23वां जोड़े में से एक गुणसूत्र X मादा के 23वें जोड़े X से मिलता है, तो वो होगी मादा होगा, उसका लिंग निर्धारण मादा होगा। लेकिन अगर जो वही 23वें जोड़े से Y X से मिलता है तो उसमें नर होगा। इतना बात ध्यान में रख लो। अब जिन्हें यह बात न समझ में आई हो वो फिर से समझ लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब तक आप इसे समझ नहीं पाओगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे कि क्या हुआ। 23वां जोड़ा, 22वां जोड़ा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो कमेंट कर दे। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर जो ये
यानी नर का 23वां जोड़ा X इस X के साथ में मिला, तो ये बनाएगा मादा। और ये मिला इससे XY, ये हो गई मादा और ये हो गई नर। अगर जो XY से मिलता है तो नर, XX से मिलता है तो मादा। तो इस तरह इसमें हो जाता है लिंग निर्धारण, डिटर्मिनेशन। अब जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दे। लिंग निर्धारण हो गया। अब हम बात करेंगे जीवन का उदय, यानी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कहां से शुरू हुई, जीवन का, इस पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, इस धरती पर मानव का जन्म कैसे हुआ। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए। अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए, कितना होता है। ऑप्शन नंबर ये 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, तो चलो जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि मैं आपको आगे पढ़ा पाऊं। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट कर दें और इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट कर दें। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो जीवन का उदय यानी जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहले आता है स्वतः जननवाद। तो इसमें स्वतः जननवाद में बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, कुछ दार्शनिक थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो जीवन है, जीवन का विकास अपने आप हुआ है। अब वो कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि अगर जो हम मान लें कि किसी भी तरह से वॉन हेलमोंट थे, एक वैज्ञानिक थे वॉन हेलमोंट, तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे जो मनुष्य का पसीना होता है, यानी हमें जो पसीना निकलता है, तो उस पसीने को किसी सूती कपड़े के साथ में, अगर जो हम उसे किसी सूती कपड़े के साथ में रख कर एक संदूक में यानी किसी बक्से में बंद करके रख दे, तो 21 दिन में वहां पर अपने आप चूहे जन्म ले लेते हैं, चूहों का विकास हो जाता है। ये था वॉन हेलमोंट का कहना। और कुछ इटली के और रूस के दार्शनिक थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो नील नदी है, उस नील नदी में
जो प्रकाश की किरण है तो उस प्रकाश के किरण के साथ में, उस प्रकाश के किरण के साथ वहां पर जब उसकी प्रकाश की किरण उस नील नदी में पड़ती है तो उसके कीचड़ में, उसके कीचड़ में, उसके कीचड़ में जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे घड़ियाल, कीड़े मकोड़े, तो ये उत्पन्न ले लेते हैं। और इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका साथ दिया, जैसे अरस्तु, प्लेटो और बहुत सारे वैज्ञानिक थे। और फिर इसमें आया ब्रह्मांडवाद। तो ब्रह्मांडवाद में ये था कि अगर जो हम हिंदू धर्म के मान लें तो उनमें कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है यानी गॉड ब्रह्मा है, तो उन ब्रह्मा ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है। सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद में चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर समुद्र, फिर पहाड़, उसके बाद में हम लोगों का। लेकिन अगर जो सिख धर्म की यानी बाइबल के हिसाब से मान लें तो उसमें जो गॉड होता है तो उसमें गॉड ने सबसे पहले आदम को बनाया, एडम, तो उसमें आदम को बनाया और फिर एक स्त्री को बनाया, ओवा को। लेकिन अब यहां पर फिर बात आती है प्रलयवाद की। कुछ साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी रखी थी, तो उसी थ्योरी को कुछ रखा जाता है सामने। उसमें समझने की बात कुछ नहीं है कि उनमें जो जितनी भी थ्योरी दी थी तो उस थ्योरी के हिसाब से आपको वहां पर सारी थ्योरी बतानी है। तो प्रलयवाद में यह बताया गया था कि जितने भी, जब हमारे यहाँ पर इस पृथ्वी पर समुद्र, पहाड़, वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल, तो ये सभी थे। तो यहाँ पर जो पहाड़ थे वो नीचे की धंस गए और जो यहाँ पर समुद्र था उस समुद्र में बड़े बड़े उफान होने लगे। तो उसी समुद्र के हिसाब से यहाँ पर सारी एकदम प्रलय हो गया। तो उस प्रलय के हिसाब से फिर से यहाँ पर बनाई गई पृथ्वी यानी नवीन पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो उसी नवीन पृथ्वी को, इस पूरी प्रक्रिया को प्रलयवाद कहा गया। अब इसी प्रलयवाद को किसी ने अपनी लैब में किया, प्रयोग किया, सिद्ध करना चाहा कि यह संभव है कि नहीं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे ओपेरिन, तो ओपेरिन ने इनको सिद्ध करने की कोशिश किया। लेकिन अब यहां पर बात आती है ऑन हेलमोंट ने। तो ऑन हेलमोंट ने क्या कहा था कि स्वतः जननवाद होता है। लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए इटली के एक चिकित्सक थे, वो फ्रांसेस्को रेड्डी, उनका नाम था फ्रांसेस्को रेड्डी। तो उन्होंने इस पर अपने विरोध किया कि स्वतः जननवाद नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए यानी अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए यानी उनको गलत साबित करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। तो वो कुछ इस तरह का प्रयोग था। उन्होंने 3 जार लिए, जार नंबर ये, और जार नंबर बी, और जार नंबर सी। तो अब इन जार में मांस के टुकड़े रखे थे
मांस के टुकड़े, यहां पर मीट, ये मीट का टुकड़ा है, पीस ऑफ मीट, तीनों में रखे थे। लेकिन पहले जार को ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया। दूसरे वाले जार को, नंबर बी वाले जार को, उसको कुछ हल्की चीज से, जिसमें कोई जीव यानी वायु उसके अंदर प्रवेश कर जाए, उस तरह से इसको मूंदा। लेकिन जो तीसरा जार था तो उसे पूरी तरह से ढक दिया। अब जार नंबर ये में देखा कि यहां पर कुछ मक्खियां आकर इस मीट पर बैठ जाती हैं और वो यहां पर अंडे देती हैं, और जब यहां पर अंडे देती हैं तो उनमें लार्वा निकलता है, और उस लार्वा की वजह से यहां पर निकलते हैं कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, यहां पर और बहुत सारे अंडे हो जाते हैं, और यहां पर इसमें ऊपर की ओर, इसमें उसे वायुरोधी तो नहीं था, तो इसमें यानी जो इसके अंदर वायु न जा सके, और इसका जो झार था इसके अंदर जो मक्खियां थी तो इस मक्खियां इसके अंदर ना आ पाए, इतना मूंदा था। और जब यहां पर देखा कि यहां पर मक्खियां तो इसके ऊपर लार्वा और अंडे पड़े हैं, तो इनमें क्या हुआ इससे, और यहां पर जो वायुरोधी पात्र था, जो उसमें वायु जा ही नहीं सकती थी, तो वहां पर तो ना लार्वा था, ना ही मक्खी थी, और ना ही कोई अलग जीव था। तो यहां पर क्या आई, मक्खियां, और मक्खियों ने क्या दिया, अंडा, और उन अंडों में क्या था, लार्वा, और उस लार्वे से क्या बने, बैक्टीरिया। तो उन्होंने इन्हें यानी वान हेलमोल्ट्ज को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है, वो निर्जीव पदार्थों से संभव नहीं है। और इस तरह से कुछ और भी वैज्ञानिक आए, उनमें और भी वैज्ञानिक आए, तो किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ अपने आप के इस लैब को, यानी ओपेरिन थे तो ओपेरिन ने अपने, तो जो साइंस है, साइंस मानती है हेल्डेन के, यानी जो हेल्डेन थे, तो हेल्डेन ने थ्योरी दी कि हमारी जो पृथ्वी है वो 8 चरण में कंप्लीट होती है। अब जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी पृथ्वी बनी थी 8 चरण में, और वो ओपेरिन थे, तो ओपेरिन ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे लैब को इस तरह से उसमें सेटिंग किया कि जिस तरह जो उस तरह का एटमॉस्फेयर था यहाँ पर, यानी वहाँ की जो हवाएं थी, वहाँ पर जो जितनी गर्मी, धूल, जितना तापमान था, उस तरह का बना दिया। तो उसमें देखा कि कुछ बैक्टीरिया का निर्माण हो गया। तो उसमें सबसे पहले क्या था कि अमोनिया, मीथेन और कुछ साइनाइड्स, प्रोटीन्स, कार्बनिक कंपाउंड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होने लगा। और इसी तरह जो हमारी आज की नवीन पृथ्वी है, वो पृथ्वी आज तैयार है। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें। और अब हम आगे बात करेंगे कि जो जीवन उत्पत्ति के कुछ थ्योरीज। तो जय हिंद।